नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और मैं हूँ आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं को ले रहे हैं। जैसे आजकल बच्चों में गुस्सा बहुत है, कंपटीशन का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अपनी बातें दूसरों के सामने ना रख पाना, इमोशंस में बहकर कोई भी गलत डिसीजंस ले लेना। इसके साथ ही पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे और कैसे स्पिरिचुअलिटी हमें इन सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट वेलनेस स्पेस की को फाउंडर और लाइफ कोच रिरी त्रिवेदी। रिरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे नमस्कार। जी रिरी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि मोस्टली बच्चों में क्या देखा जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से है कहीं ना कहीं अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। अ, शायद वो ये सोचते हैं कि एक जनरेशन गैप आ जाता है या फिर उन लोगों को ये लगता है कि पेरेंट्स जो है हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो कहाँ वो चूक हो रही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है एक बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। तो कमी कहाँ है, पेरेंट्स में या बच्चों के समझने में? देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे ये सब सारी चीज़ें जब पैदा होते हैं, तब से तो ये सब प्रोग्राम्स लेके नहीं आते। हम्म। मतलब कहीं न कहीं जब बच्चे छोटे होते हैं और बच्चों ने कुछ पेरेंट्स के साथ शेयर किया और हम्म। पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। मतलब पेरेंट्स या तो वो बच्चों की बात सुन के गुस्सा दिखाया, उनको पनिशमेंट दिया, उनको धमकियाँ दी, तो बच्चे ये मानते हैं कि आई एम नॉट सेफ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ अपनी बात कहने के लिए। तो ये जब बहुत बार होता रहता है, मतलब या तो बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, समझो मार-पीट नहीं, बट अगर पेरेंट्स का रिएक्शन ही बहुत ज़ोर का आ जाता है, बहुत ड्रामा बनता है घर में, तो बच्चे धीरे-धीरे सीख जाते हैं कि भई माँ-बाप से तो कुछ कहना नहीं चाहिए, अगर कहेंगे तो बहुत ड्रामा बन जाएगा, उससे अच्छा है चुप ही रहो। तो हम्म। ये बच्चे बचपन से सीखते आते हैं। अगर माँ-बाप रिएक्शन ना दे या रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन दे, बैलेंस्ड रिएक्शन, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ऐसी भी चीज़ें बच्चे करते हैं जो माँ-बाप हमेशा सहमत नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, पर आपका रिएक्शन कैसा है उसके ऊपर बहुत निर्धारित करता है कि बच्चा आगे दोबारा उस अपनी बात बताएगा कि नहीं। जब बच्चा सेफ फील करता है कि सुरक्षित फील करता है कि नहीं, मैं मेरे मन की बात बताऊँगा और मैं सेफ हूँ बताकर, तो ही वो बताएगा। हम्म। दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे जब टीनेज ईयर्स में आते हैं, तो वैसे भी वो सब चीज़ें नहीं बताएँगे, क्योंकि अभी उनका बच्चा बच्चा ना होके अडल्ट होने की तरफ वो लोग जा रहे हैं। और हम्म। जैसे ही हम एडल्ट होते हैं तो हमें ऑब्वियसली हमारी सारी चीजें नहीं बतानी है। तो वो ट्रांजिशन फेज में बहुत देखा है कि टीनेजर्स भी सारी चीजें अपने माँ बाप को नहीं बताते, चाहे कितने भी कूल माँ बाप हो। तो हम्म। ये चीज बड़ी नॉर्मल है मेरे हिसाब से। अगर आपने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की हो तो भी टीनेजर्स में बच्चे सारी चीजें नहीं बताएंगे, इससे माँ बाप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। बट अगर छोटे बच्चे भी नहीं बता रहे, तो इसका कारण यही होता है नॉर्मली कि माँ-बाप का रिएक्शन। तो अगर माँ-बाप अपने आप पे काम करें और खुद शांत रहें, खुद बैलेंस्ड में रहें, ओवर रिएक्ट ना करें, चाहे बच्चे ने कुछ भी किया हो, हम्म। और बच्चों को अच्छे से बच्चे के साथ बातचीत करें, कम्युनिकेशन बनाए रखें, तो फिर बच्चा अपने माँ-बाप के साथ सब कुछ शेयर करने में सुरक्षित फील करेगा। लेकिन इसमें पेरेंट्स लोग ये समझते हैं कि अगर हम इनकी बातों को सुनेंगे या समझेंगे तो कभी ऐसा ना लगे कि हाँ, मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं। तो मतलब एक तरह से उनको और एक ऐसा ना लगने लगे कि हम ये कर्म करेंगे या हम लोग ये काम करेंगे तो मम्मी को या पापा को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो एकदम कूल है। ऐसा भी देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हुँ। बच्चों को सुनना, उन्होंने क्या किया है वो सुनना हुँ। और रिएक्ट करना हुँ। और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। हुँ। आज मैं आपके साथ सहमत नहीं हो सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डराऊँ, धमकाऊँ और ड्रामा करूँ। अगर मैं आपकी बात सुनूँ हुँ। और फिर अपनी बात बताऊँ और आपको बताऊँ कि देखिए, आपने ये किया सही मेरे हिसाब से सही नहीं है और हुँ। मेरे हिसाब से ये गलत है या ये ऐसे करना चाहिए। पर अगर मैं शांत मन से आपको बिल्कुल सुरक्षित फ़ील करा के मैं ये कहती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप वो सुनेंगे। पर अगर मैंने आपकी पहले ही बात सुन के मैंने बहुत बड़ा एक ड्रामा कर दिया, चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, रोना-धोना शुरू कर दिया, तो आप आगे कुछ बताएँगी नहीं, आगे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है। तो उसमें से बच्चों को भी कोई सीख नहीं मिलती है। बच्चों को माँ-बाप बच्चे सिर्फ़ यही समझते हैं कि माँ-बाप से डरना चाहिए, माँ-बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहिए। इनफैक्ट माँ-बाप का अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, उसके पीछे का कारण क्यों है, ये भी बच्चे नहीं समझते, क्योंकि वहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं है। हुँ। तो मेरा ये कहना है कि
लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन, बच्चों को सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सारी चीज़ों को एग्री करना। ये हुँ, दोनों अलग चीज़ है। हुँ, सुनो ज़रूर, पर आराम से सुनो और उनके साथ बातचीत करके समझाओ कि ये नहीं सही है या ये गलत है या हमारे फैमिली में ऐसा होता है, ऐसा हुँ, नहीं करते। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा करके क्या सोचा इसके बारे में? हुँ। आपके मन में क्या था जब ये हुआ? जब ये होता है तो सामने वाला बंदा सुरक्षित महसूस करता है और डरता नहीं है अपनी बात बताने में। लेकिन दीदी आपको नहीं लगता पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ों को कि अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक बार हो गया क्योंकि ये तो लर्निंग एज है, इसमें एक के बाद एक गलतियाँ होती रहेंगी। तो एक बार एक्सेप्ट करें पेरेंट्स, 2 बार एक्सेप्ट करें, ऐसी लर्निंग्स के साथ उनके लिए पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल है ये चीज़ें एक्सेप्ट करना। देखिए, पेरेंट्स के जब खुद के ही ट्रिगर्स बहुत होते हैं, जब पेरेंट्स का खुद का एक बचपन के प्रतिकूल अनुभवों का या चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक बैगेज होता है, तो पेरेंट्स भी खुद अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। पर हुँ, हमने देखा है कि जब पेरेंट्स खुद अपने पे काम करते हैं, अपने ट्रिगर समझते हैं कि बच्चा ये करता है ना, तो मुझे बहुत ट्रिगर होता है, तो मैं कैसे अपने आप पे काम करूँ ताकि बच्चा कुछ करे तो मैं फिर भी शांति से जवाब दे पाऊँ। तो हुँ, माँ-बाप जब रेगुलेटेड होते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। अगेन मैं वही कहूँगी कि बच्चे गलती बार-बार करते हैं, तो अगर एक ही गलती बच्चा बार-बार करता है और फिर भी नहीं समझता है, तो मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बच्चा या तो समझने की क्षमता नहीं रखता है, या हुँ, तो बच्चा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ पा रहा है हुँ, कि प्रॉब्लम है कि नहीं, या बच्चा मानता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं और आप मानते हो कि प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ही कुछ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। हुँ, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिनमें लर्निंग डिफिकल्टीज हैं या कुछ उनको स्पेक्ट्रम में, ऐसे बच्चे नहीं, पर नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जो जिनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं होती, वो बच्चे तो समझते हैं। तो अगर फिर भी आपका कहना नहीं मान रहे, तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा गहरा और उंदा उतरना चाहिए कि ये क्यों नहीं मान रहे, इसके हुँ, पीछे कारण क्या है, हुँ, बार बार हमें क्यों वही चीज दोहरानी पड़ रही है और फिर भी बच्चा नहीं चेंज कर रहा है, तो क्या कारण है? ये भी आप तभी समझोगे जब आप शांत मन से बच्चे के साथ बातचीत करोगे। हुँ, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे को माँ-बाप चीखते हैं, चिल्लाते हैं और डराते धमकाते हैं, तो बच्चे शट डाउन हो जाते हैं। फिर हुँ, बच्चे क्या करते हैं, या तो डर के मारे माँ-बाप कहते हैं वैसा सब करते हैं, पर अंदर से बहुत गुस्सा भर के रखते हैं या बहुत सहमे हुए होते हैं, या तो बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती, मतलब आपको जो कहना है करो, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। यही हमने ज़्यादातर देखा है, इसको हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़ रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइट करते हैं, मतलब लड़ते हैं, रिबेल करते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं तो भाग जाते हैं, मतलब वो माँ-बाप से ज़्यादातर बात ही नहीं करते, अपने ही फ्रेंड्स के साथ रूम में पड़े रहते हैं, माँ-बाप के साथ ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं होते। और हुँ, फ्रीज़ रिस्पॉन्स मतलब शट डाउन हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मारो, पीटो, धमकाओ। तो हुँ, ये तीनों स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, तो बच्चा अगर स्ट्रेस में होगा, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगा। अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है, तो बच्चों को स्ट्रेस में नहीं, शांत मन में जब बच्चा है, तब उसके साथ बातचीत करके समझाना चाहिए। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सीख कोई नहीं मिलती है। देयर इज़ नो लर्निंग दैट हैपेंस। वो स्टेज में नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए उस टाइम पे। एग्ज़ैक्टली, जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा रहता है, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ता है और हाँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल वो ब्लड में आते हैं। अब हुँ, ये ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के जो सेंटर्स होते हैं, जो नई चीज़ें सीखने के सेंटर्स होते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग के सेंटर्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। कॉर्टिसोल अपने न्यूरल पाथवेज़ को डैमेज करता है। तो इसलिए बच्चा जब स्ट्रेस में बहुत समय तक रहता है तो वो नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। हुँ, तो पहले तो बच्चों को कुछ सिखाना है तो उसका स्ट्रेस कम करना चाहिए, तो ही बच्चा सुनेगा आपकी बात, कुछ सीखेगा और समझेगा। देखिए अल्टीमेटली माँ-बाप ये सब क्यों करते हैं? उनको बच्चों को कुछ सिखाना है। पर बिल्कुल। प्रॉब्लम ये कि तरीके गलत होते हैं तो बच्चे सीख ही नहीं पाते कुछ। इनफैक्ट बच्चे सिर्फ डर के मारे वो चीज़ कर लेते हैं, बट उनको समझ नहीं है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। और हुँ, जब माँ-बाप का बड़े बच्चे हो जाते हैं, माँ-बाप का डर धीरे-धीरे कम हो जाता है, फिर वो गलत चीज़ें वापस कर कर ही लेते हैं, क्योंकि हुँ, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मैं बात करूँगी जैसे टीनेजर्स की तो कुछ ऐसे जब एक एक टाइम आता है 17-18 साल आप क्रॉस करते हैं, तो जैसे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में इंसान को समझ में नहीं आता कि मतलब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि एक बच्चा जब अपने माँ-बाप से शेयर करेगा, एक उम्र हाँ। तक, लेकिन जब वो एक एज क्रॉस करता है, तो वो शेयरिंग करना बंद कर देता है। तो ऐसा उसके अंदर अंदर से उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, फिजिकली वो चीज़ें समझ नहीं पा इमोशनली भी चीज़ें समझ नहीं पाता है। तो ऐसे में वो अपनी इमोशंस को स्पिरिचुअली भी, फिजिकली मतलब कैसे समझे?
कि मेरे को क्या स्टेप लेना है, कौन-सा मुझे राइट पाथ चुनना है, इस इस चीज़ को वो कैसे डिसाइड करें? ये आप बच्चों के लिए पूछ रहे हो कि पेरेंट्स के लिए पूछ रहे हो? टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स के लिए। देखिए, टीनेज इयर्स में जैसे आपने कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस ही है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं उन इयर्स में। फिज़िकली भी आते हैं, शरीर के अंदर हमारे जो सिस्टम्स हैं उसमें भी आते हैं और साइकोलॉजिकल भी चेंजेस आते हैं। हुँ, और ये चेंजेस बच्चों को बीच में लाके खड़ा कर देते हैं क्योंकि ना वो अभी बच्चे रहे हैं, ना वो एग्ज़ैक्टली। 100% अडल्ट हैं। तो हुँ, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। मतलब बच्चे की क्या स्टेट होती है कि माँ-बाप के ऊपर डिपेंडेंट होना, सब चीज़ माँ-बाप को पूछ के करना, शेयर करना, और एडल्ट का क्या क्वालिटी है कि अपने आप डिसीज़न लेना, अपने डिसीज़न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद अपने आप से चीज़ें करना। तो हुँ, बच्चे यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो ट्रांजिशन फेज़ में आते हैं, वो उनके लिए बड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है। ब्रेन स्टडीज़ ये भी कहता है कि टीनेजर्स में मैक्सिमम ब्रेन का जो है, वो एक रीस्ट्रक्चरिंग होता है। जो बचपन तक जो ब्रेन डेवलपमेंट था, उसके बाद टीनेजर्स में मैक्सिमम रीस्ट्रक्चरिंग भी ब्रेन में होता है। तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, ब्रेन रीस्ट्रक्चरिंग भी होता है, इसलिए बच्चे बच्चे ये एज में बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। हाँ। दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि सोशल मीडिया, आज इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने चॉइसेस आ गए हैं बच्चों को कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो हुँ, गया है। भटकाव और बहुत जब वो ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो हुँ, जब वो बच्चों का बचपन में अगर उनको सॉलिड फाउंडेशन नहीं, अगर बचपन में समझो उनको बहुत ही डाँटा गया है, उनको इमोशनल नेग्लेक्ट, अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ किया गया है, तो जब टीनेजर्स में आते हैं बच्चे, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तो हुँ, मैं यही कहूँगी कि ऐसी स्थिति में कोई मेंटर हो, कोई ऐसा अडल्ट हो जो जिसके ऊपर बच्चे का विश्वास हो, क्योंकि ब माँ-बाप से बच्चा दूर होने की अभी प्रोसेस में हो शुरू हो जाती है, राइट? एज़ एन अडल्ट ये नेचर में ऐसा ही है कि अगर जानवर है या इंसान है, जब वो एडल्ट होता है तो अपना परिवार बनाता है, अलग हो जाता है, राइट? हुँ, हुँ, तो हुँ। ये प्रिपरेशन की वजह से वो बच्चे ऑलरेडी डिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो माँ-बाप फिर पैनिक हो जाते हैं कि अरे! बच्चा अभी रूम बंद करके बैठा रहता है, हुँ, हमारे साथ तो हर रोज़ बात करता था, अभी बात ही नहीं करता है, हुँ। अभी तो चुप-चुप अपने आप से ही पूरे टाइम फ़ोन पे बात करता रहता है, फ़ोन वो लॉक कर दिया, बात हमें करने बताता वाली नहीं। टाइम ही नहीं है। हाँ, तो ये माँ-बाप को पहले समझना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है, बराबर है? दूसरा ये है कि बच्चों को ये समझना है कि ये फ़ेज़ ऐसा ही है, तो इसमें चीज़ें की जाए, जैसे अगर वो सिंपल प्राणायाम करते हैं, या अगर वो हर रोज़ कुछ मंत्र जाप करते हैं, या कोई पॉज़िटिव एडल्ट के साथ, जो माँ-बाप ना हो, पर कोई मेंटर हो, कोई कोच हो, उसके साथ बातचीत करते हैं, या ऐसे बड़े दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं जिनके ऊपर बच्चों को विश्वास हो, या जो बच्चों को गाइड कर सके, तो वो बहुत ईज़िली उनको चेंज ला सकते हैं। बिकॉज़ टीनेज इयर्स ऐसे हैं कि दे आर वेरी ईज़िली इन्फ्लुएंसेबल, बहुत ईज़िली उनको इन्फ्लुएंस हम कर सकते हैं। क्योंकि हुँ, उनका ब्रेन बहुत चेंजेज़ के प्रोसेस में है, तो बहुत ईज़िली उसमें हम चेंज ला सकते हैं। हुँ, तो ये हुँ, एक अच्छी भी चीज़ है, गलत भी चीज़ है। इसलिए ये इयर्स में अगर बच्चे गलत रास्ते पे चढ़ गए, तो वो भी बहुत ईज़िली हो जाता है, हुँ। और अगर सही रास्ते पे चले, तो वो भी बहुत ईज़िली हो जाता है। ठीक यही है। एज में बच्चे फ्रीडम फाइटर्स भी बनते हैं, टेररिस्ट भी बनते हैं। यही एज में बच्चे अपने लाइफ पर्पस ढूँढ के मुझे ये बनना है, वो बनना है सोचते हैं, या तो बिल्कुल ही मतलब एडिक्शंस वगैरह में चले जाते हैं, और इसका उनके टीनेज होने से पहले के अनुभवों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब हुँ, हमने देखा है कि बच्चे जब ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ पे हर रोज़ माँ-बाप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मार-पिटाई होती है, गाली-गलौच होता है, हुँ, उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है, माँ-बाप अपनी ही लड़ाइयों में लगे रहते हैं, बच्चे को बहुत मारते-पीटते हैं, तो टीनेजर्स में ये बच्चे बहुत-बहुत दूर हो जाते हैं माँ-बाप से। या हुँ, तो फिर माँ-बाप के प्रति इतना उनको गुस्सा या नफ़रत हो जाती है कि फिर वो ज़िंदगी भर एक डिस्टेंस रह जाता है। तो मेरे हुँ, हिसाब से पहले से ही कनेक्शन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स, परफ़ॉर्मेंस वग़ैरह बाद में आए तो चलता है, पर कनेक्शन अगर आपने बनाए रखा आपके बच्चों के साथ, तो टीनेज इयर्स में हुँ, थोड़ा-सा वो आपकी गाइडेंस लेंगे, थोड़ा-सा आपके साथ जुड़ेंगे, आप पे विश्वास करेंगे, और कहीं न कहीं आप उनको गाइड कर सकते हो। हुँ, हुँ। ऐसे ही जैसे कि आपने बात की है कि एक पास्ट का बहुत उनका एक्सपीरियंस जो अपब्रिंगिंग्स उनकी हुई है, उसका बहुत हाँ बड़ा जी, कॉन्ट्रिब्यूशन होता है हाँ कि जी। आप एक कैसा पाथ चूज़ कर रहे हैं। इसका ही एक मेरी ही नोन में है उनकी भी घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, मतलब बच्चा जब वो छोटा था, तो लेकिन उसने उन सब चीज़ों को देखते हुए वो इंसान इतना समझदार बना, क्यों? किस वजह से? क्योंकि उसका जो एक मेंटर था, एक फ्रेंड था, वो हाँ, स्पिरिचुअली किसी चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो वो उसके साथ इतना कनेक्ट हो गया कि उसने अपना सही डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए एंड वो आज अपने एक बहुत ही एक
उस सक्सेस के मोड पे है कि हाँ, जहाँ लोग बोलते हैं कि ऐसी परवरिश हुई है लेकिन उसके बावजूद भी इंसान ने सही रास्ता चूज़ किया। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी कितनी काम आती है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही काम आती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से क्या लोगों हम एक्सेप्टेंस की भावना ला सकते हैं, हम लोगों को स्वीकार करते हैं, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी कहीं न कहीं हमें एक आत्मविश्वास दिलाती है, एक हमारा लाइफ पर्पस दिलाती है, हमें कुछ चीज़ के लिए मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। तो स्पिरिचुअलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और मैं कह रही हूँ कि रिलिजन नहीं, पर स्पिरिचुअलिटी तो स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए, हुँ, क्योंकि ये एक वो एंकर की तरह होती है। जैसे हम शिप में कैसा एक वो, पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट वो एंकर डालते हैं जिससे वो नाव एक ही जगह पे रह सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी एक एंकर बन जाती है, जो अगर बच्चे कहीं न कहीं परेशान हुए, उनको कुछ भी हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, करियर में जो सही नहीं चल रहा है, हुँ, तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो उनको सपोर्ट दे सकती है, उनको इमोशनली रेज़िलिएंट बना सकती है, उनका जो है भावनात्मक उनकी स्ट्रेंथ जो है, शक्ति बढ़ा सकती है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, स्पेशली टीनेजर्स में। हुँ, हुँ। मुझे याद है, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हम उनको भेजते थे ऑर्गेनाइज़ेशंस में, जैसे हमारे यहाँ चिन्मय मिशन होता था सिंगापुर में, तो बच्चे वहाँ जाते थे और इतनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और देखिए, ये चीज़ें ना जैसे बीज बोने जैसी हैं। हाँ, फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 4-5 साल वो कुछ भी ना करे उसके साथ। हमें लग रहा है अरे सारा वेस्ट गया। देखिए, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ उठ के कुछ करना है। वो हुँ, स्पिरिचुअलिटी ऐसा है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत अपने कॉन्शियसनेस में डीप चली जाती है। फिर बिल्कुल। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में दिखती है। तो हुँ, आज मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं जिस तरह से अपना काम करते हैं, जिस तरह से वो अपने दोस्तों को देखते हैं, जिस हुँ, तरह से बड़ों के साथ बात करते हैं, जिस तरह से अपनी चैलेंजेस को वो देखते हैं, वो कहीं न कहीं उनका वो स्पिरिचुअल एक्सपोज़र की वजह से उनका जो है अलग-अलग फाउंडेशन बना है, तो दैट इज़ वेरी गुड। हुँ, हुँ। ये जैसे कि बच्चे जो है एक टाइम पे आके जब डिसीज़न्स लेने होते हैं तो कई बार वो कहीं न कहीं जैसे भटक जाते हैं तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे खुद को पॉज़िटिव महसूस कर सकें या खुद को एक एक सही डायरेक्शन दे सकें, उसके लिए हम लोग क्या करें? मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स और या जो कि जैसे हम लोग आम लोग होते हैं, मैं सिर्फ़ पेरेंट्स की और बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, इंसान की बात कर रही हूँ क्योंकि डिसीज़न्स हम लोगों को लाइफ़ टाइम लेना है। एक डिसीजन आपकी हर चीज़ को एकदम वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है कि हुँ। ये डिसीजन गलत हो गया तो डिप्रेशन में चले गए, एंग्ज़ायटी हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया। तो ऐसे हम लोग डिसीजन क्विकली ले सकें उसके लिए हम लोगों को कौन से थॉट्स क्रिएट करने चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि जब कुछ गलत हो जाए या कुछ चीज़ सही ना हो, और जिससे हम अगर डिप्रेशन में चले जाएँ या हम सुसाइड अटेम्प्ट्स करना शुरू कर दें, या हमें हमें लग रहा है कि पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल रेज़िलियंस कम है। और हुँ, ये कब होता है कि जब बच्चों को बचपन से या तो गलती करने की फ्रीडम नहीं मिली होती है, या बचपन से पेरेंट्स ऐसे लगे रहते हैं कि नहीं, बच गलती नहीं करो, सब सही करो, सब सही करो, हमेशा आपको फर्स्ट ही आना है, आपको अच्छे ही बनना है। तो बच्चे ना सुनने के लिए भी आदी नहीं है, बच्चे गलतियाँ करने में उनको आत्मविश्वास ही नहीं, क्योंकि देखिए, गलतियाँ करके आप गिरोगे, तो हुँ, आप वहाँ से उठने का भी आत्मविश्वास चाहिए। हुँ, वो एक लेसन है, लाइफ स्किल है। पर अगर हुँ, आपने बच्चों को गलतियाँ ही नहीं करने दी, अगर बच्चों को गिरने ही नहीं दिया, तो उसमें से बाहर निकलने की स्किल बच्चे कैसे सीखेंगे? तो बिल्कुल। हमने आजकल बहुत देखा है कि माँ-बाप बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हर चीज़ में माँ-बाप लगे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में, उनकी दोस्ती में, उनकी सेहत में, उनके खाने-पीने में, सब हेलीकॉप्टर की तरह बच्चे के ऊपर मंडराते रहते हैं। तो क्या है कि बच्चा सब कुछ सही ही करता रहता है, कुछ गलत नहीं करता है। और ये बच्चे फिर जब पहली बार 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में गिरते हैं, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या पास फेल हो गए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनको समझ नहीं आता कि कैसे डील करें, क्योंकि पहले कभी उन्होंने फेलियर देखा ही नहीं है। अगर हुँ, 10 बार बच्चा गिरा है, तो 11वीं बार उसको पता है, चल रहा 10 बार गिर चुका हूँ, अभी भी मैं उठ के चला ही आऊँगा। बिल्कुल। पर अगर आपने उसको गिरने नहीं दिया है, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे आत्मविश्वास बनाए रखे, कैसे उसमें से हमें सीख जो लेनी है वो लेके आगे बढ़े ताकि दोबारा हम ना गिरे, ये सब सिखाने का माँ-बाप का काम है। अगर ये किया तो फिर बच्चों को फेलियर या इसकी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम बच्चों को
इंसुलेट नहीं कर सकते हैं। हुँ, बच्चे जैसे ही घर से निकले, सब चीजें सही नहीं होगी, चीजें गड़बड़ होंगी, गलत होंगी, मुश्किल होंगी, ना सुनने को मिलेगा। आप सबसे अच्छे ऑफिस में हो फिर भी बॉस आपको प्रमोशन नहीं देगा, तो इससे क्या कर सकते? तो हाउ हुँ, टू डील विथ इट, ये स्पिरिचुअलिटी भी सिखा दी है, पर माँ बाप भी सिखाते हैं। और हम भी सिखा सकते हैं बच्चों को ऐसे ही कि पहले से उनको थोड़ी गलती करने की फ्रीडम दी जाए। हुँ। वरना उनको बहुत प्रेशर आता है, मतलब उनको ये लग रहा है कि एक बार गलती हो गई, गिर गए तो मतलब लाइफ खत्म हो गई। ये नहीं है। लाइफ में 20 साल, 25 साल, 50 साल की उम्र में भी हम गलतियां करते भी हैं, उसमें से बाहर निकलते भी हैं। पर हुँ, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे हम लोग अपनी एज में थे, हमारे पेरेंट्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, स्कूल चले गए, पिट-पिटा के आ रहे हैं, जो भी है। हाँ, लेकिन हाँ, आके हम लोग कभी डिस्कस भी नहीं करते थे कि हाँ, ठीक है, पिट गए, बहुत हो गया सब कुछ। लेकिन आज देखा जाता है, आज बच्चों पे कोई अगर हाथ उठा दे, तो पेरेंट्स जो है पूरा स्कूल सर पे उठा लेते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ बहुत नहीं गलत। लगाना है। तो ऐसे में बच्चा खुद को सेफ फील करता है या फिर एक तरह से हम लोग उसके सामने एक गलत एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता? देखिए, जैसे हर चीज़ में होता है, इसमें भी बैलेंस की ज़रूरत है। हुँ, अगर आपका बच्चा हर रोज़ स्कूल में पिटता है, इससे उसका आत्मविश्वास खराब हो रहा है, उसको इसके लिए वजह से अपने आप को वो छोटा समझ रहा है, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, हुँ, उसका इमोशनल स्टेट, उसका स्वभाव बदल रहा है, तो फिर ज़रूर माँ-बाप को बीच में आना चाहिए और बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और छोटा-मोटा स्कूल में लड़ाई होती है, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होती है, बच्चा पिटता है, पिट पिट खुद पिटवाता है या जो भी है, छोटी-मोटी चीज़ें हैं जहाँ पे माँ-बाप को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी खुद अपनी बैटल्स फाइट करने के लिए जो है स्किल्स वो सीखेगा। तो इसमें भी एक बैलेंस की ज़रूरत है। मैंने जैसे क्या कहा कि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है पेरेंटिंग के बारे में भी कि माँ-बाप बच्चे को अकेला छोड़ते ही नहीं है। मतलब हर चीज़ में लगे रहते हैं। मतलब दोस्त के साथ लड़ाई हो गई तो वो भी मम्मियाँ सॉल्व करती हैं फ़ोन पे बैठ के। ये नहीं कि भई बच्चों को अपने फ्रेंड के बच्चों को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि भई चलो लड़ाई क्यों हुई है, आपने क्या कहा, उसको क्या लगा होगा, अभी आप क्या कर सकते हो? आप जितना बच्चों के ऊपर बॉल वापस फेंकोगे तो बच्चा उसको कैच करना सीखेगा और उसको डालना सीखेगा। तो हुँ, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, अगर वो फेल भी हुआ हो, अगर समझो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा हो, तो बैठ के पूछना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आप इसको कैसे देखते हो परीक्षा को? हुँ, आपको क्या लग रहा है इसमें? जब हम ये पूछते हैं तो बच्चे का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ब्रेन का सेंटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज़्यादा डेवलप होता है और ये बच्चे आगे जाके ये सारी स्किल्स अपने प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। तो माँ-बाप को प्रॉब्लम बच्चे का सॉल्व करने के लिए कूदना नहीं चाहिए, हुँ, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। बच्चा कितनी हद तक खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको करने देना चाहिए और उसको पीछे से सपोर्ट करना चाहिए, क्वेश्चन्स पूछ के कि आप क्या करोगे? अभी ये हुआ है, तो आप क्या करोगे? अच्छा ये नहीं तो ये कैसे हो सकता है? इसमें आप क्या कर सकते हो? आपने ऐसा किया तो सामने वाला क्या करेगा? आप हुँ, जब ये क्वेश्चन्स पूछते हैं तो बच्चे में सोचने की क्षमता डेवलप होती है। ये हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काम आएगी बच्चों को ज़िंदगी भर तक। बिल्कुल जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है जैसे किसी पार्टी में गए हैं और बच्चे को कोई पोएम आती है तो सबके सामने खड़ा कर देते हैं कि चलो पोएम सुनाओ। बच्चा नहीं सुना पाता तो वहाँ पे उसको एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं शायद कहीं फेल फेल हो रहा हूँ या उसे एक फेलियर वाली फीलिंग भी आ जाती है। तो ऐसे में बच्चे के मन में एक वो आ जाता है कि कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। ऐसे में बच्चे की इमोशनली कितनी डैमेज होती है। देखिए, कंपेयर करना, बच्चों को लोगों के सामने परफ़ॉर्म करने के लिए बोलना, हुँ, ये सब माँ-बाप अपने लिए कर रहे हैं, अपना अच्छा दिखाने के लिए। क्या बच्चे को अच्छा लगता है परफ़ॉर्म करना? हुँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। जब सबका ध्यान हो उनके ऊपर तो वो स्टेज पे जाके बोलते हैं, डांस करते हैं, उनको वाक़ई में अंदर से अच्छा लगता है। अगर आपका बच्चा ऐसी पर्सनैलिटी वाला है, तो उसके लिए ज़रूर कीजिए। पर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता लोगों का ध्यान अपने ऊपर, वो अपने आप से दूर बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, चुपचाप बैठ के हुँ, आराम से सबको सुनना पसंद करते हैं। तो इन बच्चों को आप धकेल के स्टेज पे डाल दो, बोलो अभी तुम परफॉर्म करो, डांस करो, तो उनको बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है। तो पहले तो बच्चे की पर्सनैलिटी समझिए आप, अगर इंट्रोवर्टेड बच्चा है तो ये चीज़ करना बहुत गलत है। कंपेयर कर रहा, देख तुम्हारा दोस्त जाके स्टेज पे गया, अभी तू भी जाके कर। एग्ज़ैक्टली। तो ये बच्चे, इसको हम इमोशनल अब्यूज़ बोलते हैं। इमोशनल अब्यूज़ हमारे समाज में माँ-बाप अभी तक इतने समझते नहीं है, पर इसका जो है असर, अ, इसका इम्पैक्ट सुसाइड बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है।
इमोशनल अब्यूज मतलब क्या? बच्चे को कंटिन्यूअसली कंपेयर करना, उसको हमेशा नीचा दिखाना, उसको शर्मिंदगी फील कराना, उसके बॉडी के बारे में कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करना, उसकी एबिलिटीज के बारे में करना, दूसरों के कजिन्स के साथ कंपेयर करना, फ्रेंड के, उसको धमकाना कि कर, अभी तू सबके सामने गा वरना तुझे ना चॉकलेट नहीं दूंगी। तो उसको हुँ, डराना, धमकाना, ये सब इमोशनल अब्यूज में आता है। और ये हम लोग बड़े लाइटली ले लेते हैं, बट रिसर्च, इतना सारा रिसर्च आज है वो बताता है कि फिजिकल मारने पीटने से भी ज्यादा इमोशनल अब्यूज के जो निशान है वो ज्यादा गहरे हैं, उसकी असर ज्यादा गहरी पड़ती है जिंदगी भर के लिए। तो ये हुँ, माँ बाप को थोड़ा सा सेंसिटिव रहना चाहिए कि आपका बच्चा क्या प्रेफर करता है। ये, कंपैरिज़न कहीं न कहीं बीज जो है पेरेंट्स ही डालते हैं। हाँ, से हुँ, पेरेंट्स को खुद इनसिक्योरिटी होती है कि आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। लोग, अगर मेरा बच्चा सामने जाके गाएगा तो मेरा अच्छा दिखेगा, मुझे तारीफ मिलेगी कि अरे कितना अच्छा बच्चे को ट्रेन किया है। तो हुँ, इसकी वजह से वो बच्चे पे प्रेशर डालते हैं। तो मैं हमेशा माँ बाप, पेरेंट्स को, माता पिता को बोलती हूँ कि भाई आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम अपनी अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाई कीजिए। आपका बच्चे के ऊपर इसका बोझा मत डालिए। हुँ। बिल्कुल, इसके लिए पेरेंट्स को जैसे कि आपने कहा कि हर सिचुएशन में उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी बच्चों की गलतियों को भी या बच्चों को भी अगर वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखें पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स एक्सेप्ट कैसे करें? उसके लिए उनको क्या चीज़ करनी चाहिए डेली? क्योंकि ये चीज़ उन्हें समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन उसके पीछे आपको पावर भी तो चाहिए ना एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसे नहीं कि आपने चलिए कुछ भी चीज़ें सुनी, समझी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नहीं, देखिए, गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट मत करो, पर हुँ, उसको सुनो, उसको समझो हुँ, और रिएक्ट मत करो। माँ हुँ, बाप क्या करते हैं कि वो बच्चे ने गलती की तो एकदम ही बॉम्ब पटाखे की तरफ फूट जाते हैं, तो उसमें कहीं कुछ सीख नहीं मिलती है उस हुँ, एपिसोड में से। मैं, हुँ, माँ बाप जरूर कह सकते कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, पर दोबारा आप ये ना करो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं साथ मिलके, या हुँ, आपको क्या मैं समझा सकती हूँ जिससे आपको पता चले कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हुँ, ऐसा कुछ कॉन्वर्जेशन हो जाए तो बच्चे गलतियां भी कम करते हैं। माँ बाप को गलतियां एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गलतियां होगी नहीं, राइट। हुँ, गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि ओवर रिएक्ट ना करो। देखिए, हुँ, हर एक परिवार के अपने रूल्स होते हैं। जैसे अगर आपके परिवार में कोई वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं अलाउड है, तो नहीं अलाउड है। अभी बच्चा बोल रहा है मुझे नॉनवेज लाना है, तो नहीं, एज अ पेरेंट आप कह सकते हो कि नहीं, हमारे घर में नहीं अलाउड है। हुँ, पर ये आप किस तरह से कहते हो, आप किस तरह से बच्चों हुँ, की गलतियों के साथ डील करते हो, वो बच्चा देख रहा है, उससे समझ रहा है। अगर आप गलती पे चीखते चिल्लाते हो तो बच्चा यही समझता है कि सामने वाला गलती करे तो मुझे चीखना चिल्लाना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए, उसको धमका के चुप करा देना चाहिए। अगर हुँ, आप, बच्चा गलती करके आता है और आप अगर शांति से समझने की कोशिश करते हो कि गलती क्यों हुई, आगे जाके गलती ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हो, क्या आप समझते हो कि ये गलत है कि नहीं, अगर ऐसी कुछ बातचीत की जाए तो बच्चे भी समझते हैं कि भाई चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बातचीत करके समझ के सॉल्व कर किया जा सकता है। हुँ, 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 तो बच्चों की गलतियां एक्सेप्ट करो ऐसा नहीं है, बट बच्चों की गलतियों को आप बैलेंस के साथ उसके साथ डील करो। और इसके लिए आपने जैसे पूछा माँ बाप को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले माँ बाप को अपने आप पे काम करना चाहिए। अगर माँ बाप के खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा का बर्डन है, माँ बाप खुद अगर बचपन में बहुत ही प्रतिकूल अनुभव के साथ बड़े हुए हैं, तो उनके जो है इमोशनल रेजिलियंस के सेंटर्स, इमोशनल बैलेंस के सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये माँ बाप ना बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, या तो बहुत ही वोलेटाइल हो जाते हैं, हर हुँ, चीज में उनको गुस्सा आ जाता है, हर चीज में उनका रिएक्शन आ जाता है। तो अगर ऐसे कुछ है तो आपको ऐसी तकनीकें कर सकते हैं जिससे आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो, आपका माइंड और बॉडी काम रहे, शांत रहे, ताकि बच्चा जो भी कुछ कर रहा है आप उसको शांति से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ डील कर सको। इसके लिए माँ बाप जैसे बहुत सी सारी प्रैक्टिसेस है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए, जैसे हमिंग है, ब्रीदिंग है, भ्रामरी, ऐसा कोई भी प्राणायाम हो जो शांत करवा सके आपको, मेडिटेशन है, योग निद्रा है, हुँ, सॉफ्ट म्यूजिक आप रेगुलरली सुनो, आपकी नींद अगर ठीक है, अगर आप स्ट्रेस्ड नहीं हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों के साथ आराम से पॉजिटिव पेरेंटिंग की जो तकनीकें हैं वो यूज करके आप बच्चे के साथ डील करोगे। बट अगर आप ही खुद अंदर से इतने परेशान हो,
आप भी अगर कंट्रोल में नहीं हो, आपको ही अगर बहुत गुस्सा आता है, आपको बार बार पे रोना आ जाता है, आपको बार बार पे इनसिक्योरिटी फील होती है, आपका अगर लो आत्मविश्वास कम है और लो सेल्फ एस्टीम है, तो ये सारी चीजें बच्चों के साथ इंटरेक्शंस में अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सेल्फ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स जो है कैसे अपने बच्चों को कैसे एक एक पॉजिटिव माहौल दे घर में, वो क्या ऐसा करे कि जैसे कि एक एनर्जी विकसित कर सके, एक डेवलप कर सके कि हाँ, अगर बच्चे ये चीज सीख रहा है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि मेडिटेशन आपने कहा, वो मेडिटेशन के बारे में बच्चों को बताए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताए, तो इस तरह की आप पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने बच्चों को इस तरह की लर्निंग्स दे? देखिए, पेरेंट्स बहुत उत्सुक होते हैं कि मेरे बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, चाहे खुद कुछ भी करे। तो बिल्कुल। सबसे पहले पेरेंट्स को खुद पे काम करें। मैं तो कह रही हूँ बच्चों को छोड़ो आप, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो, अगर आप हर रोज प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते हो, आप अगर हर रोज खुश रहते हो, अपनी हॉबीज करते हो, आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हो, नेचर में चलने जाते हो, आप अपने दोस्तों से हंस मिल के खुशी से बात करते हो, बच्चा 24 घंटे माँ बाप को देखता रहता है और वहीं से ज्यादातर चीजें सीखता है। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो बच्चों को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे आपको देख के सीख जाते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगी कि मेडिटेशन वगैरह छोटे बच्चों को जरूरत है, बच्चे मेडिटेटिव स्टेट में ही रहते हैं। अगर आप बच्चे को खिलौने दे तो वो 1 घंटा बिना डिस्टर्ब हुए खिलौनों के साथ खेल रहा है, तो वो मेडिटेशन ही है। तो मेडिटेशन जैसी चीजें छोटे, बहुत छोटे बच्चों को नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फिर वो उससे परेशान हो जाते हैं। एज अप्रोप्रिएट जो बोलते हैं, जैसे छोटे, जितने बच्चे छोटे उनका अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, उनको खेलना, अलग अलग चीजें दिखाना, अलग अलग अनुभव देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते जाए, जैसे 10-11 साल के होते जाए, वैसे उनको कंसंट्रेशन की प्रैक्टिसेस की जा सकती है। उनको कोई क्लास में डाला जा सकता है जहाँ पे वो योगा, प्राणायाम, रिलैक्सेशन वगैरह चीजें सीखे। अगर उनको अच्छा लगता है तो म्यूजिक, डांस, उनकी हॉबीज करवाएं, उनके साथ जुड़े, ना कि सिर्फ उनको कंप्यूटर मशीन की तरफ पढ़ाओ। बच्चों को ना वो मार्क्स प्रोड्यूसिंग, एग्जाम गिविंग मशीन ना बना के रखें। उनकी उनके उनकी सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, मतलब रिश्तेदारों को मिलवाओ, अलग अलग लोगों के घर उनको उसको लेके जाओ जहाँ लोग अलग कल्चर में रहते हैं, अलग खाना खाते हैं। ये सब चीजों से बच्चों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। माँ बाप सिर्फ लगे रहते हैं कि बच्चों को बस पढ़ाओ पढ़ाओ, मार्क्स अच्छे दिलाओ, बाकी सब चीजें कैंसल। ये बहुत ही गलत बात होती है और इससे माँ बाप और बच्चों के बीच क्लेश भी बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चों को जो पसंद आए वो एक्टिविटी करवाओ, साथ में पढ़ाई भी बैलेंस करवाओ। आज तो कितना रिसर्च कहता है कि जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं पर बाकी पढ़ाई के अलावा और कितनी चीजें करते हैं, तो अगर वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं अपने करियर्स में, एज एंटरप्रेन्योर्स, एज बिजनेस पीपल। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चे का। और बच्चे को छोटे होते तो ज्यादा से ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड टाइम दो। आजकल मम्मियां क्या करती, पूरा टाइम टेबल बना देती, ये टाइम पे खाना, ये टाइम पे खेलना, इसके साथ खेलना, वहां जाना, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। बच्चों का ब्रेन, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड चाहिए उनको एक्टिविटी। स्ट्रक्चर बच्चे नहीं कर पाते छोटी उम्र में, क्योंकि तब ब्रेन मैक्सिमम डेवलप होता है। तो जितना आप उसको फ्रीडम दो तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जितना आप बच्चों को मशीन की तरह प्रोग्राम करोगे तो वो बच्चा एक सीमित डेवलपमेंट रह जाता है उसका। और फिर ये बच्चे क्या होते हैं, बड़े होके भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सब चीजें प्लान के हिसाब से हो, स्ट्रक्चर के हिसाब से हो। और जैसे ही बड़े दुनिया में जाते, दुनिया तो अनस्ट्रक्चर्ड है, कभी भी कुछ हो सकता है, तब ये बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को बैलेंस करना है, कितना अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, कितना क्रिएटिव फ्री टाइम, और कितना उनको स्ट्रक्चर्ड टाइम, डिसिप्लिन, पढ़ाई का टाइम देना चाहिए। अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने से मेरे हिसाब से बच्चे भी अच्छे बनते हैं, घर में एटमॉस्फेयर भी अच्छा बनता है। बच्चों के साथ आप एक्टिविटी करो, हॉबी करो। आपको अगर म्यूजिक का शौक है, आप बजाओ, बच्चा इंटरेस्ट दिखाए तो उसको भी सिखाओ। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगी, बच्चे को, मेरे को म्यूजिक भी सिखाना है, डांस भी सिखाना है, आर्ट में भी करना है, फिर उसके ऊपर प्रेशर डालते हो, बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, बच्चों को तो क्रिकेट खेलना है। तो ये गलत चीज हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि दीदी मैं बात करना चाहूँगी अपने जो हम जैसे लोग हैं, हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ़ में बहुत सारे गलत डिसीज़न्स ले लेते हैं। फिर हम लोग स्ट्रेस में है। चले जाते हैं, डिप्रेशन आजकल जो इस
पूरे वर्ल्ड की मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि हर कोई चौथा इंसान या 5वाँ इंसान डिप्रेशन में है। इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आजकल तो ये आप देखेंगे हम लोग टेक्नोलॉजी में भी आगे हो चुके हैं, हम लोगों के पास सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी आज हम लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक तरह से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो इमोशनल रेज़िलियंस जिसको बोलते हैं, हमारी जो भावनात्मक ताकत है या रेज़िलियंस जिसको बोलते हैं लचीलापन, हुँ, हुँ। वो डेवलप नहीं है आजकल लोगों में। जैसे मैंने कहा क्यों? क्योंकि माँ-बाप ही जो इस तरह से उनको बड़ा किया है कि डरा के, धमका के, अब्यूज़ के साथ, तो इनका इमोशनल स्ट्रेंथ जो क्षमता होती है अलग-अलग चेंजेस के साथ डील करने की वो डेवलप नहीं होती। इसलिए कभी भी कोई बड़ा चेंज आ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ अलग चीज़ें। तो एक कारण ये है कि इमोशनल रेज़िलियंस नहीं है। दूसरा ये है कि रिसर्च इतना बताता है कि आजकल सोशल मीडिया यूसेज की वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स में डिप्रेशन है और रिसर्च ये कहता है कि जितना घंटा आप बढ़ाओ, जैसे 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा, 1-1 घंटा जितना आप सोशल मीडिया बढ़ाते हो यूसेज, उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने में। तो जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा कि जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी कम हो गई है, लोगों को परिस्थितियाँ, अलग-अलग लोगों के मंतव्य, अलग-अलग स्थितियों को एक्सेप्ट करने की क्षमता ही नहीं रही। सब लोगों को अपने तरीके से सब चीज़ें चाहिए। तो अगर अपने तरीके से नहीं होती है, तो या तो फिर बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, या तो डिप्रेशन आ जाता है, या तो एंग्ज़ायटी हो जाती है। ये हुँ। दोनों चीज़ें हो जाती है क्योंकि अंदर से इतना डर है कि अगर मेरे सोचने के हिसाब से नहीं हुआ तो कैसे होगा? कैसे मैं डील करूँगा? और ये इसी वजह से क्योंकि एक पूरी पीढ़ी ऐसे बड़ी हुई है जिनको ना गलती करने का मौका दिया गया है, जिनको इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस में डाला गया है कि हमेशा फर्स्ट आओ, हमेशा टॉप करो, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, यू नो जो जो कंटेंटमेंट है, जो हमें एक्सेप्टेंस है, कंटेंटमेंट है, इसकी कोई सीख दी नहीं जाती है स्कूल में, कॉलेज में। हर बार हमको यही सिखाया जाता है कि सबसे आगे बढ़ो, सबसे आगे रहना चाहिए, तो ये कॉम्पिटिटिवनेस है, ये परफेक्शन की जो नीड है, आजकल पेरेंटिंग में भी लोग परफेक्शन ढूँढते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हुँ, नेचर में कुछ परफेक्ट नहीं है। हुँ, हम जितने नेचर से दूर जाते हैं उतना ही हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। हुँ, पहले के ज़माने में लोग नेचर में रहते थे, उनको समझ आता था कि सब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होने वाली हैं, हुँ, सब चीज़ें परफेक्ट नहीं होने वाली हैं। तो वो एक्सेप्टेंस से वो लोग क्या करते थे कि जो भी परिस्थिति आई उसे झूल लेते थे, उसे समझ जाते थे। बट अभी लोगों को नेचर से इतने दूर गए कि उनको सब कंट्रोल चाहिए, सब में परफेक्शन चाहिए और जैसे ही कुछ परफेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ ब्रेक डाउन। शादी भी परफेक्ट चाहिए, अगर मेरा पार्टनर परफेक्ट नहीं है तो डिवोर्स ले लो, बच्चे परफेक्ट नहीं है तो बच्चों को डाँट, हुँ, सब कुछ परफेक्ट चाहिए लोगों को, हेल्थ भी परफेक्ट चाहिए। अरे हेल्थ परफेक्ट हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता है, राइट? तो ये परफेक्शन की जो हमारे में जो एक आदत लग गई है या एडिक्शन है, वो हुँ, बहुत ही गलत है और ये हमको ज़्यादा एंग्ज़ायटी, ज़्यादा स्ट्रेस में डालता है और इसकी वज़ह से फिर ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और हुँ, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जिस दिन हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं हो सकता है और लाइफ़ भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हमें अपना इसमें जो स्पिरिचुअलिटी आती है, कर्म योग, हुँ, कर्म करते जाओ। हुँ। और जिस दिन आप परफेक्ट फल की आशा रखोगे, आपको डिप्रेशन होगा क्योंकि कभी परफेक्ट फल नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलता, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न तो कहीं हमारे करने में ही बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से परफेक्ट हो सब चीज़ें। हाँ, और हमें क्या है संघर्ष नहीं करना है पर हमें रिज़ल्ट चाहिए। हमें हुँ, टॉप आना है क्लास में पर हमें पढ़ना नहीं है। हमें हुँ, सब कुछ ईज़ी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक है ना क्योंकि सब चीज़ों के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है और संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं। आप देखिए जो प्लेयर्स हैं, जो हाँ, जो स्पोर्ट्स पीपल है, उनको डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि वो सीखते हैं कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। हुँ, राइट? तो ये एक बहुत ज़रूरी है और जैसे मैंने कहा कि इसका बचपन में कैसे बड़े होते हैं बच्चे, इसका बहुत ही इसमें कंट्रीब्यूशन है। हुँ, अगर बचपन से और ये भी रिसर्च कहता है, मैं सिर्फ नहीं बट बहुत सारा ग्लोबल रिसर्च 20 सालों का रिसर्च कहता है कि अगर बचपन में आप ऐसे वातावरण में बड़े हुए हो जहाँ आपको हर रोज़ मारा-पीटा जाता है, घर में लड़ाइयाँ होती है, आपकी माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं है, आपके पेरेंट्स अल्कोहलिक हैं या
आपको कोई ध्यान नहीं देता है, आपको कोई गिनता नहीं है, आपको कोई आप जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो, आपको कोई मानता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है आपकी, तो ये सारी चीज़ें मिलके जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वगैरह हो सकती है क्योंकि उनकी इमोशनल रेज़िलियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हुँ, 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 हुँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग खुद हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम लोग सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि अ, तुम बिल्कुल परफेक्ट करो, तुम हमारी बातों को भी एक्सेप्ट करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। तो ऐसे में इंसान जो है, एक इसमें सबसे एक बड़ी चीज़ ये आ जाती है, हम कर लेते हैं। एक बार को अगर सामने वाला हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कर लेते हैं, लेकिन फिर मन में वो नेगेटिव इतना हो जाता है कि हम लोग बोल ही नहीं पाते, फिर सोचते हैं यार मुझे उनको मना करना चाहिए था। एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है कि हम नो बोलना नहीं सीख पाते हैं। कि सामने वाले को बुरा लगेगा, सामने वाला कहेगा कि तुमने मुझे मना किया। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, पर्सनली पूछना मैं इसलिए भी चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हम लोग ना नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे में इंसान कैसे इस चीज़ को मैनेज करे? देखिए, ना हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमारे में इतना आत्मविश्वास नहीं है, इतना हुँ, सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने ऊपर अपने लिए इतना प्यार नहीं है कि हुँ, हम किसी को ना कह पाएँ क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि अगर हमने ना कहा तो हमें रिजेक्ट कर देंगे हुँ, या अगर हमने ना कहा तो ये लोग हमें छोड़ देंगे। तो फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फ़ियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड है, ये सब चीज़ों की वज़ह से हम ना नहीं कहते क्योंकि हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम सबको क्यों खुश करना चाहते हैं? क्योंकि हमें बचपन से ऐसा लगता है कि अगर हम सबको खुश करेंगे तो ही हमें प्यार मिलेगा, तो ही हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो ही हम दुनिया में जी पाएँगे। हुँ, तो ये चीज़ हमें तोड़नी है, हमें ये पहले तो समझना है कि हमने अगर ना कही, हमने अगर हमारे हिसाब से जो सही लग रहा है वो किया तो भी लोग हमें नहीं छोड़ेंगे जो नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब वी हैव टू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर चॉइसेस। हुँ, अगर और ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, अरे इनको बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया, तो हमें ये डर भी हमारे में से निकालना है कि हुँ, लोग क्या कहेंगे, लोग को कैसा लगेगा। हमें अपने लिए थोड़ा-सा सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है और ये तभी आता है जब जैसे मैंने कहा कि हमारी बचपन की क्या कंडीशनिंग हुई है। अगर हमने मम्मी ने ही हमें बचपन से बोला कि नहीं ना कभी नहीं कहना, अगर मम्मी-पापा कहे वही करना है, आपको कभी ना नहीं कहना है, तो आप ना कहना सीखोगे ही नहीं। आपको ना कहने से हमेशा डर लगेगा, फिर चाहे कोई आपके साथ गलत भी कर रहा हो, तो आप ना नहीं कह पाओगे क्योंकि बचपन से आपने सीखा है कि ना नहीं कहना है किसी को। हुँ, तो मैं कहती हूँ माँ-बाप होने के तौर पे हमें बच्चों को ना कहना सिखाना चाहिए और बच्चों की ना सुनने की क्षमता भी हमें सीखनी चाहिए। अगर हमने बच्चों को आज खाना दिया, बच्चे कह रहे हैं नहीं खाना है, तो ठीक है मत खाओ। इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आप ही भुगतोगे, कोई बात नहीं अभी खाना नहीं मिलेगा 1 घंटे के बाद। तो हुँ, ये सब चीज़ें करोगे तो बच्चे ना बोलना सीखते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ना कह सकता हूँ। तो हुँ, जब बड़े होते हैं तो भी ना कह सकते हैं। हमें क्या है बचपन से हमें सिखाया जाता है कि नहीं-नहीं बड़ों को ना नहीं कहते कभी, बड़े जो कहते करो। इससे फिर सेक्सुअल अब्यूज़ भी होती है, कितनी चीज़ें हो जाती है क्योंकि हम बड़े होके ना तो कहना ज़रूरी है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और इसी वज़ह से क्या होता है जब हम ना नहीं कहते तो हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं, उनकी खुशी देखते हैं, हमारी खुशी नहीं देखते हैं। और जब हमने आधी ज़िंदगी निकाल दी है सब लोगों को ध्यान रखने में, सबको हाँ, हाँ, हाँ करने में और हमने अपने आप को डिनाय किया है, अपनी ज़रूरतों को नहीं देखा है, तो फिर बहुत गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जब सब फट जाता है। ये खास करके हमने इंडियन लेडीज़ में बहुत देखा है, कि हुँ, ससुराल में हस्बैंड के साथ इन-लॉज़ के तो वो ना नहीं बोल पाती और फिर बाय द टाइम वो 40-50 की हो जाती हैं, उनको इतना हाइपोथायरॉइड हो जाता है, हाइपरथायरॉइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, उनको नी पेन्स हो जाते हैं, इतने फिज़िकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं क्योंकि सारा अंदर दबा के रखा है, सारा गुस्सा, सारा नेगेटिविटी, सारा फ्रस्ट्रेशन। हुँ, तो ये उसका रिज़ल्ट है, कि शुरू में तो आपकी गाड़ी अच्छी चल जाती है हाँ, हाँ कहने से, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होते हैं? आपका शरीर उसका शरीर को नुकसान पहुँचाता है। योर बॉडी पेज़ अ प्राइस। हुँ। तो अब यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू से कि नहीं भई ये मुझे नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होगा या ये मैं नहीं कर पाऊँगी या अभी नहीं कर पाऊँगी पर मैं कल करूँगी या परसों करूँगी, मेरे हिसाब से सही नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ ये। ये क तभी कह सकते हैं जब आत्मविश्वास डेवलप हो। मैं खुद भी एक ऐसी ऐसी ही कुछ बंदी थी, मैं सबको हाँ, हाँ ही करती थी, मैं कभी ना नहीं कह पाती थी और मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। तो आज मैं कह सकती हूँ कि नहीं भई ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये कहते हैं ना कि तुम दिल से बहुत ज़्यादा सोचती हो इसलिए तुम हमेशा गलत डिसीज़न्स लेती हो, दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन दिमाग में भी इतना मेस अप सब चीज़ें चल रही होती है ना कि इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो दिमाग से सोचने के बाद भी डिसीज़न्स गलत हो जाते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप दिमाग से सोचते हो तो ही राइट डिसीज़न होगा, ऐसा ये नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि
इंसान इसका बैलेंस नहीं समझ पाता है कि उसे इमोशंस में ज़्यादा रहना चाहिए या प्रैक्टिकैलिटी की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस चीज़ का वो बैलेंस कैसे करे? देखिए, जहाँ प्रैक्टिकल रहना चाहिए, वहाँ प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप करियर बना रहे हो और एंटरप्रेन्योर हो, अगर हुँ, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें फिर हमें ऑफ कोर्स दिमाग ही लगाना चाहिए। और आप बच्चों के साथ डील कर रहे हो, आप अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ डील कर रहे हो, अपने माँ-बाप के साथ डील कर रहे हो, तो उसमें फिर थोड़ा-सा दिल से काम लेना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बैलेंस कहूँगी कि कोई चीज़ में अभी दिल दिल से काम लेना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ भावनाओं में आना। कई हुँ, बार हमारा गट फील जो बोलते हैं, हमारा इंट्यूशन होता है, हम हमें एक अंदर की आवाज़ बताती है कि मत करो या ये करो, तो उससे मेरे हिसाब से वो हमें सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिल और दिमाग दोनों से ऊपर है। हुँ, और बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं, वो मेजर डिसीजंस अपने गट फील से लेते हैं। गट फील मतलब गट गट में भी एक ब्रेन होता है, आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, गट उसमें ब्रेन होता है। अभी ये नया रिसर्च आया है और वहाँ पे भी हमारी एक समझ शक्ति होती है। तो हुँ, वो ब्रेन और हार्ट दोनों से एडवांस्ड होती है। तो ये गट फील जो हम बोलते हैं, इंट्यूशन, मुझे मतलब नस-नस में पता है कि ये मुझे इसी में इन्वेस्ट करना है और यही सही होगा, वो हुँ, भी सुनना ज़रूरी है। तो तीनों में बैलेंस लाना है, कहाँ पे गट फील सुनना है, कहाँ पे दिल की बात सुननी है, कहाँ पे दिमाग। सिर्फ दिमाग से काम लोगे तो रिश्तों में आप बहुत दुखी हो जाओगे। हमारे पास ऐसे भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो सिर्फ मशीन की तरह दिमाग से ही काम लेते हैं। रिश्तों में भी दिमाग उनका हिसाब-किताब चलता है, तो बीवी भी नाखुश हो जाती है, बच्चे भी उनसे खुश नहीं होते हैं। चाहे किताब के हिसाब से सब कुछ सही किया है, पर ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। नहीं चलती बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई चीज़ों में दिल की भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरत है क्योंकि रिश्ते तो एक तरह से इमोशंस ही से ही भरे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि लव रहे, लेकिन उसमें भी कि इसको प्यार क्यों चाहिए? ऐसा क्यों चाहिए? उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? इंसान अगर बात भी करे तो बहुत देखा जाता है कि उसके अंदर भी उसका एक क्वेश्चन मार्क, इतने प्यार से क्या? इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ है? तो ये बहुत इसलिए लोग दुखी हो जाते हैं। देखिए, जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वो दुखी लोग हो जाते हैं। फिर उनको डिप्रेशन आ जाता है, एंग्ज़ायटी, क्योंकि वो कोई चीज़ों में अच्छी चीज़ देख ही नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ लॉजिक से दिखते हैं। हाँ। और लॉजिक क्या है? आपकी फाइलें हैं, जो आपके पिछले सारे अनुभवों के हिसाब से आपका लॉजिक बना है। आपके हुँ, सारे पिछले अनुभवों का आपका एक चश्मा बन जाता है। उस चश्मे को आप चश्मे से देखते हो और उसको आप लॉजिक कहते हो, हुँ, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे अनुभव अच्छे ही हों। हुँ, गलत भी अनुभव होते हैं, तो उससे उसी चश्मे, अगर आपने कुत्ते ने आपको 3 बार काटा है, तो आप सारे कुत्तों को वही लेंस से देखोगे कि सारे बिल कुत्ते ही काटते हैं। हुँ, या आप लॉजिक कहोगे कि मेरा लॉजिक सही है, पर नहीं, ये सही सबके लिए लॉजिक सही नहीं है। मुझे बिल अगर किसी कुत्ते ने नहीं काटा है, तो मैं तो जाके कुत्ते को प्यार करूँगी, हाँ। राइट? तो आपका लॉजिक और मेरा लॉजिक भी अलग हो सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारी कभी-कभी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा जब हम लोग कोई वीडियो देख लेते हैं या किसी मोटिवेशनल गुरु की मिल लेते हैं, तो ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं कि बस अब तो यही ही बनना है, अब तो मेरी लाइफ़ के सारे डिसीज़न परफेक्ट होंगे। लेकिन फिर एक स्टेज आती है जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वही एकदम टायर्डनेस कि कैसे करें, क्या ना करें। तो ये जो एनर्जी एकदम इतनी बढ़ती है, एकदम इतनी कम हो जाती है, उसके पीछे की कैसी-कैसी गतिविधियाँ होती हैं? कौन-कौन सी गतिविधियाँ ऐसी होती हैं? देखिए, एनर्जी हाई तभी होती है जब हम हमें पसंद की चीज़ें करें जिससे मोटिवेशन, और उसमें ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं बॉडी में, जैसे डोपामाइन है, हुँ, एड्रेनालिन है, जिससे हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है। मतलब हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम उत्साह में आ जाते हैं, चलो ये भी करना है, ये भी, राइट? हुँ, हुँ, और फिर क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कई बार कि जिससे फिर बिल्कुल लो आ जाता है। जैसे घर गए और बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चे ने कुछ सही नहीं किया, खाना भी अच्छा बना नहीं था, ट्रैफिक जाम भी मिला, तो फिर हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो एनर्जी लो होने के भी कारण बहुत होते हैं। हुँ, किसी के साथ टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट हो गई, किसी के साथ लड़ाई हो गई, या आपने कुछ नेगेटिव न्यूज़ देख लिया, ये वॉर-वॉर के न्यूज़ देख लिया, तो भी एनर्जी लो हो जाती है। तो अगर आप बहुत हाई आते हो, फिर बहुत लो हो जाते हो, फिर बहुत हाई होते हो, मतलब आपका इमोशनल रेज़िलियंस सही नहीं है। मतलब आप हुँ। वो कैसी तरह, वो नाव की तरह कि इधर भी गए, उधर भी गए, जहाँ जहाँ पे हवा चली उधर चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सेल्फ केयर टेक्निक्स करते हैं, जब हमारे ऐसी तकनीकें करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखती हैं, जैसे कोहेरेंट बैलेंस्ड एक रिदमिक ब्रीथिंग है, जैसे हमिंग है, चैंटिंग है, ये सब चीज़ों से ना हम एक ज़ोन में रह पाते हैं, ना बहुत ऊपर जाते हैं, ना बहुत नीचे आते हैं। हुँ, इसको हम बोलते हैं स्टेइंग इन द ज़ोन, या स्टेइंग इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, या नर्वस सिस्टम रेगुलेशन बोलते हैं। जब ओके। ऐसे में हो तो हम जीवन की कोई भी, मतलब वो ना दोनों तरफ किनारा है और हुँ, बीच में नैया सीधी-सीधी बीच में अच्छे से जा रही है।
आप जो कह रहे हो वो कभी इस तरफ टकराती है, कभी उस तरफ टकराती है, पर नैया जब कंट्रोल में है, जब खुद अपना बैलेंस कर पाती है, तो बिल्कुल बीच में जाएगी, ना टकराएगी कोई भी एक साइड से। हम्म। तो हमें वैसी नैया बननी है, और वो उसके टेक्निक्स हैं। जब हम हमारे श्वास पे काम करें, जब हम स्लो ब्रीदिंग करना सीखे, दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब हम हमिंग करें सिंपल भ्रामरी, इसके बारे में कितना सारा रिसर्च किया गया है। मेरे मेरे हस्बैंड ने खुद अभी उसमें पीएचडी किया है, और उन्होंने काफी पेपर पब्लिश किए कि जब हम सिंपल 20 मिनट अगर हम सिर्फ हमिंग करेंगे, उससे भी हमारा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है, हमारा जो है रेजिलियंस बढ़ता है, हम ज्यादा शांत रहते हैं। कितने पेरेंट्स ने बोला है कि मैडम हमने 1 महीना हमिंग किया और हमने बच्चों को मारना पीटना कम कर दिया है, हमारा स्ट्रेस कम हो गया है। हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि अरे आप तो बदल गए हो। सिर्फ बैठ के आंख बंद करके हमिंग करो, चैंटिंग करो, प्राणायाम करो, ये सब चीजों से बैलेंस में रहते हैं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उछलते भी नहीं है, बहुत गहरे गिरते भी नहीं है, वो बैलेंस में रहते हैं। ये एक तरह से हो गया कि आपको इमोशंस, आपको एक स्टेबिलिटी आ जाती है स्पिरिचुअलिटी स्टेबिलिटी। में आपके, या जो चीज़ आप करना भी चाहते हो। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब चीज़ें जो है यहाँ से ब्रेक लेना पड़ेगा, या फिर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ये अलाउड नहीं है इसमें। लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस लाइफ के साथ रहते हुए भी, मतलब आप अपने सारे हॉबीज़ या जो आपके टैलेंट है उसको भी सब करते हुए स्पिरिचुअलिटी को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप अपनी नज़र में स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखती हैं? सी मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स करना, कोई पूजा पाठ करना, ये नहीं है। हुँ, स्पिरिचुअलिटी मतलब मेरे लिए अपने आप को कैसे संभालना। पहले तो अपने आप को समझना, हर रोज थोड़ा थोड़ा। दूसरा, दूसरों को समझना और एक्सेप्ट करना। हुँ, तीसरा, हम सबके ऊपर एक पावर है। आप चाहे उसको कुछ भी बोलो, नेचर बोलो, पृथ्वी बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, यूनिवर्स बोलो, जो भी, वो भी एक है जिसका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है। हम उसके पीछे बिल्कुल मच्छर से भी कम है। तो उसके ऊपर एक सरेंडर करो। बस यही है मेरे हिसाब से। स्पिरिचुअलिटी इज अ माइंड सेट। ये ऐसा नहीं कि मैं दिन में 5 मिनट स्पिरिचुअलिटी करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी 24 घंटा मेरे साथ रहती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं आपसे कैसे, आपको कैसे देखती हूँ, मेरे काम को कैसे देखती हूँ, मेरे काम में मैं कैसे आती हूँ, मेरे घर पे मैं कैसे रहती हूँ, मेरे बच्चों के साथ कैसे रहती हूँ, अगर मेरे पास कोई मदद के लिए आए तो मैं उनके साथ कैसे पेश आती हूँ। इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। अगर कोई मुझे गाली भी दे, मुझे सोशल मीडिया पे कितने लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, क्या मैं सामने जवाब देती हूँ? क्या मैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ? ये भी मेरी स्पिरिचुअलिटी है। तो हुँ, ये एक एटीट्यूड है। स्पिरिचुअलिटी हमारे कोश में, हमारे सेल्स में, हमारे नस नस में रहता है। और हुँ, ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं दिन में 1 घंटा करके हो गया है। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। और ये हर रोज हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। अच्छी चीज पढ़ के, अच्छे हुँ, लोगों को सुन के, अच्छे लोगों के साथ रह के, अपना काम करके, अपनी सेहत अच्छी रख के। अगर आपको कैंसर है, अगर आप बहुत दुखी में हो, पीड़ा में हो, तो कई बार स्पिरिचुअलिटी से आप दूर चले जाते हो, नहीं कर पाते आप ये सब चीज। हुँ। तो फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मेंटल हेल्थ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं सुबह कैसे विचारों के साथ उठती हूँ, मैं रात को मैं क्या टीवी पे देखती हूँ और क्या मेरे दिमाग में कचरा डालती हूँ, ये समझना, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे दिन में जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, वो रात में भी वैसे ही सोते हैं, फिर मॉर्निंग में जब उठते हैं और टायर्ड रहते हैं, फिर उनका और अगले दिन का जो मूड खराब रहता है, दिन भी खराब रहता है, क्योंकि वो उसी स्टेज से सोए हुए होते हैं। तो ऐसे में जैसे कि आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, ये एक एक जीने का तरीका सिखाती है हमें स्पिरिचुअलिटी। इसमें जो हमारा माइंड है, वो कितना काम करता है, जैसे कि मैं बात करूँ कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। जब हम रात को सो रहे हैं, किस माइंड का हमारा जो है माइंड होना चाहिए? किस तरह के विचार होने चाहिए ताकि मॉर्निंग पे रहे तो उस फ्रेशनेस के साथ उठे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि नींद जो है वो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि लोग इसको समझते नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस। हुँ, सब चीजें नींद के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर आपकी नींद अच्छी हुई तो ज्यादातर सब चीजें अच्छी होगी। अभी नींद अच्छी करने के लिए पहले तो आप सोने से थोड़ा घंटे पहले आप वायलेंट कंटेंट, नेगेटिव चीजें ना देखें। लोग क्या करते हैं, अभी न्यूज देखते हैं, यूक्रेन का वॉर, इजराइल वाला वॉर देख के सोते हैं, तो वही उनके दिमाग में
सबकॉन्शियस माइंड में फाइलें बनती है। देखिए आप जो भी, ये लोगों को समझना जरूरी है कि आप 24 घंटा आप जो भी सुनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, वो सारी फाइलें आपके बॉडी में सेव्ड रहती हैं। चाहे आपको याद हो कि ना हो, आपके बॉडी में वो सब रिकॉर्ड होता है। अब हमारा बॉडी 24 घंटा रिकॉर्ड करता रहता है हुँ, जो भी सुनते हो, हुँ, राइट? तो आप क्या सुनते हो, सोने से पहले आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते पीते हो, कैसी बातें करते हो, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी नींद कैसी है, राइट? अगर आपने बहुत शुगर वाली चीजें खाई, अगर आपने सोने से पहले कॉफी पी ली, चाय पी ली, तो फिर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो आपको ग्रीन टी पीनी है, आपको दूध पीना है गर्म, या जो भी स्टिम्युलेटिंग ना हो वैसा पीना है। हुँ, दूसरा, अगर आप बहुत ही ज्यादा लाउड म्यूजिक सुन के सो रहे हो, आप एकदम फास्ट म्यूजिक सुन के सो रहे हो, तो आपका बॉडी ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसको शांत होने होने में बहुत टाइम लगेगा। तो शांत म्यूजिक सुनना है सोने से पहले, राइट? आप अगर दिन में एक्टिविटी किया है, अगर आप दिन में ही बैठे ही रहते हो, तो रात को नींद कैसे आएगी? तो दिन में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप धूप में जाते हो, तो आपकी बॉडी की जो साइकिल होती है वो रेगुलेट होती है। तो आप जितना धूप में रहोगे, जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उतनी अच्छी नींद आएगी, राइट? और हुँ, फिर ये भी है कि खाने की जगह पे आप टीवी भी देखते हो, सोने की जगह पे आप खाते भी हो, टीवी भी देखते हो, दोस्तों के साथ गप लड़ाते हो, तो उसमें भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारा बॉडी ना एसोसिएशन के साथ काम करता है। तो सोने की जगह पे सोना ही चाहिए आपको, फिर वहां पे खाना पीना, गेम्स खेलना, टीवी देखना नहीं होना चाहिए, राइट? फिर हुँ, आप सोने से पहले टीवी स्क्रीन देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो आधा घंटा, तो वो स्क्रीन से हमारे शरीर, माइंड में मेलेटोनिन हार्मोन है, वो हार्मोन सीक्रेट होने के बाद ही नींद आती है। तो रिसर्च ये कहता है कि आप जितनी लाइट आपकी आंख में जाएगी, उतना मेलेटोनिन डिले सीक्रेट होगा, सीक्रेट लेट होगा। तो हुँ, आपको सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले स्क्रीन को नहीं देखना है, आपको टीवी फोन नहीं देखना है, उसके बदले आप किताब पढ़ो, आप म्यूजिक सुनो, आप वॉक पे जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें करो, उससे नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। और अगर नींद अच्छी आएगी, तो शरीर भी आपका रिकवर होगा, रेस्ट होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रॉमा प्रोसेसिंग अच्छे से करेगा। तो नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे खाने-पीने का भी कितना कंट्रीब्यूशन होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने के लिए या कोई भी सही चीज़ ना कर पाने के लिए हमारा खाने-पीने का कैसा डाइट रहना चाहिए या कि डाइट इन द सेंस कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए? जैसे कि कई लोग होते कहते हैं ना कि जैसे नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि नॉन-वेज से क्या है आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं, फ़ियर आता है, एंग्ज़ायटी आती है क्योंकि जिस जानवर को काटा गया है, मारा गया, उसके से वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। हाँ, क्या हाँ। आपका ऐसा मानना है किस तरह की हमारा खान-पान होना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो एकदम पीस में नहीं, रहे? मैं ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी में मानती हूँ। तो देखिए, जो बंदा आपका खाना बनाता है, उसकी भी एनर्जी कैसी है, उसकी भी एनर्जी खाने में आती है। जो आपका खाना चॉप करता है, जो खाना बनाता है, उसकी भी एनर्जी खाने में, बिकॉज़ थॉट्स आर एनर्जी, इमोशंस आर एनर्जी। ये सारी चीज़ें खाने में जाती हैं। आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, फैक्ट्री में बना हुआ खाना खाते हो, जिसमें बहुत केमिकल्स हैं, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, केमिकल्स हैं, तो फिर वो आपके शरीर को नुकसान करेंगे। तो मैं तो कहती हूँ, रात को हल्का खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए। हुँ, रिसर्च ये भी कहता है कि हमारा शरीर 10,000 साल, जब जब से ह्यूमन बीइंग्स हुए हैं पृथ्वी पे, हम 10,000 साल तक हमारा शरीर ऐसा ही है कि सूर्यास्त होने के बाद हम नहीं खाते। नहीं खाना जैसे सारे पशु पक्षी है ना, जैसे अंधेरा हो जाता है वो सो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते, खाते पीते नहीं, सो जाते हैं। हुँ, हम लोग आजकल लाइफस्टाइल है कि अंधेरे के बाद ही खाना पीना शुरू करते हैं। तो ये भी गलत है। मैं पर्सनली खुद में 7 बजे से पहले खा लेती हूँ। तो हुँ, टाइम पे जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। सुबह हेवी खाओ, लंच हेवी करो, ब्रेकफास्ट हेवी करो, पर डिनर सबसे हल्का करो। हुँ, सीधा-सादा खाओ जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि रात को हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो डाइजेशन, तो आप अगर हेवी खाओगे, आप अगर बाहर का खाओगे, आप अगर स्पाइसी चीज़ें खाओगे, चाय कॉफ़ी पियोगे, फिर बहुत शुगर वाली चीज़ें जैसे कोक, पेप्सी वगैरह पिया है, तो फिर कहाँ से नींद आएगी? आपका सिस्टम स्ट्रेस में, हाइटेंड एक्साइटमेंट में रहेगा। तो हुँ। ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपका मन शांत हो, शरीर शांत हो, अच्छे से पच सके, और अंधेरे से पहले खा लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। देखो रिधि जी चलते-चलते अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए या पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या हम जैसों के लिए जो यूथ है अपनी लाइफ में बहुत सारे शादी के बाद या शादी की स्टेज में इस तरह के स्टेप्स लेना चाहते हैं मतलब एक chaos जो बन जाता है लाइफ में और दिमाग में, ऐसे आप क्या हम लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको ये करना चाहिए तो आप काम रहेंगे, पीस रहेंगे? मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद अपने आप को ज़्यादा सीरियसली मत लो।
दुनिया को भी सीरियसली मत लो, लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सीरियसली मत लो। हम्म, ये मेरा मंत्र है कि दिस टू शैल पास, ये भी जाएगा। दुनिया बदलती रहती है, हर क्षण बदलता रहता है, आप भी बदलोगे, परिस्थिति भी बदलेगी, लोग भी बदलते रहेंगे। तो टेक इट इजी, डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, टेक अ डीप ब्रेथ एंड मूव ऑन विथ लाइफ। बस मेरा यही, कीप इट सिंपल। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी यही डाला है, कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल सोचते हो, सिंपल रहते हो, सिंपलिसिटी रखोगे तो काफी अच्छी तरह से आपकी जिंदगी निकल जाए। कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत करो, बस डोंट जी। कॉम्प्लिकेट थिंग्स। बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए इस तरह की गाइडेंस, ताकि वो क्योंकि इतना लाइफ में इतने सब चीज़ें चल रही है ना, समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक सही चीज़ आप कर पाएँगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। रिरी, आपने अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरे थॉट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।